Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia PG College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. First of all, on behalf of my college, on behalf of my Geology department, I welcome to all of you in this session. In the lecture series of entomology, today I will deliver my talk on excretory system of insect. एक बार मैं मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में इंसेक्ट के उत्सर्जी तंत्र पे मैं मेरा लेक्चर डिलीवर करूँगा। So today we are going to discuss on the topic excretory system. अब उत्सर्जी तंत्र क्या है, उत्सर्जन की डेफिनेशन क्या है, इंसेक्ट में मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, इंसेक्ट में उत्सर्जी रचनाएं कौन कौन सी होती है और इसकी बेसिक फिजियोलॉजी क्या है, इन सभी पहलुओं को टच करते हुए मैं आज का व्याख्यान में कवर करूँगा। अब सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन की उत्सर्जन क्या है, व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। अब कोई भी एनिमल्स हों उसकी फीडिंग डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट भी होती है, न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, इसके अलावा अनयूजुअल फूड सब्सटेंस भी होते हैं। अब इनमें कुछ फूड स्टफ तो ऐसे हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रचुरता से पाई जाती है। कुछ फूड स्टफ ऐसे हैं जिसमें नाइट्रोजन मिलती है, फास्फोरस मिलती है, सल्फर मिलती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट की जैसे मैं चर्चा करूं तो कार्बोहाइड्रेट और फैट में नाइट्रोजन नहीं है कुछ अपवादों को छोड़कर, जबकि दूसरी तरफ प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन युक्त जो सब्सटेंस होते हैं इनके ऑक्सीडेशन से तो क्या होगा, बॉडी में CO2 बनती है, वाटर बनता है, एनर्जी निकलती है। लेकिन नाइट्रोजन युक्त कंटेंट जो होते हैं इनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान नाइट्रोजनस जो कंपोनेंट होता है वो या तो अमोनिया में कन्वर्ट होता है या यूरिया में कन्वर्ट होता है या यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और इसी के अकॉर्डिंग इन एनिमल्स को फिर क्लासीफाई कर दिया जाता है। जिन एनिमल्स में अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उनको अमोनोटेलिक के नाम से जाना जाएगा, जिनमें यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है उनको यूरियोटेलिक के नाम से जाना जाएगा, और जिनमें यूरिक एसिड बनता है उन एनिमल्स को यूरिकोटेलिक के नाम से जाना जाता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, उत्सर्जी उत्पाद जो होता है, इसकी प्रकृति प्राणी के हैबिट और हैबिटाट पे भी डिपेंड करती है। जैसे जो इंसेक्ट जलीय प्रकृति के हैं, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, उनमें जनरली अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जितने भी एक्वेटिक जो इंसेक्ट्स होंगे उनमें मेनली अमोनिया जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनता है। लेकिन जो एनिमल टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के हैं, जो एनिमल डिजर्ट हैबिटाट में रहते हैं, उनमें क्या होगा, अमोनिया लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमोनिया जो होता है वो यूरिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यूरिक एसिड बनने के कारण इन पानियों को फिर यूरिकोटेलिक की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। अब अमोनिया का यूरिक एसिड में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, मैं इसी चैप्टर में फिजियोलॉजिकल पार्ट में आपको मैं इसके एक्सप्लेन करूँगा। सो सिंपली डेफिनेशन उत्सर्जन की क्या हो जाएगी कि शरीर से उपापचय द्वारा निर्मित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अब कीटों में जो मुख्य उत्सर्जी रचनाएं जो होती है, मेन जो स्ट्रक्चर जो एक्सक्रीशन में भाग लेती है, उन स्ट्रक्चर्स में मेन जो स्ट्रक्चर है वो है मेलपीजियन ट्यूबुल। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एन इंसेक्ट इज मेलपीजियन ट्यूबुल। तो मेलपीजियन नलिकाएं हैं, ये मुख्य उत्सर्जी रचनाएं होती है इंसेक्ट में। इसके अलावा
बॉडी की ओर कुछ रचनाएं भी हैं, सेल्स भी हैं जो एक्सक्रीशन में भाग लेती है। इसमें जैसे फैट बॉडी ये भी उत्सर्जन में भाग लेती है। इसके अलावा गट रीजन यानी आहार नाल, क्यों एलिमेंट्री कैनाल से भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है फीकल मैटर के रूप में, और गट है ये भी उत्सर्जन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा नेफ्रोसाइट कोशिकाएं, ये कुछ सेल्स हैं, स्पेशल सेल्स हैं जो एक्सक्रीशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा सिफेलिक ग्लैंड, ये भी उत्सर्जन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करती है। अब यहाँ पर 5 मुख्य रचनाएं हो गई है, मेलपीजियन ट्यूबुल, फैट बॉडी, एलिमेंट्री कैनाल या गट, और नेफ्रोसाइट और सिफेलिक ग्लैंड। अब कीटों में मुख्य जो उत्सर्जी तंत्र है यानी 95% से लेकर 99% एक्सक्रीशन जो होगा वो मेलपीजियन नलिकाओं के द्वारा संपादित होता है। इसलिए इंसेक्ट के एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रिंसिपल जो स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल जो रचनाएं हैं उत्सर्जन की, वो मेलपीजियन रचनाएं होती है। और बाकी ये जो फैट बॉडी है, गट है, नेफ्रोसाइट है, सिफेलिक ग्लैंड्स है, इनको सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में मान सकते हैं या एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो व्याख्यान है वो मैं मेलपीजियन ट्यूबुल पे फोकस करूँगा। अब क्वेश्चन है कि ये मेलपीजियन नाम कैसे पड़ा, क्योंकि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे मार्सिलो मेलपिगी ने इन नलिकाओं को सबसे पहले इंसेक्ट के अंदर ऑब्जर्व किया था, और मेलपिगी के सम्मान में इन नलिकाओं का नाम मेलपीजियन नलिकाएं रखा है। तो मेलपीजियन ट्यूबुल की जो डिस्कवरी है या इनको सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो मार्सिलो मेलपिगी ने किया था, और इन साइंटिस्ट के सम्मान में इन नलिकाओं का नाम मेलपीजियन ट्यूबुल रखा गया है। अब इनकी उत्पत्ति जो है, इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, ये अलग अलग इंसेक्ट में वेरी करता है। जैसे विंगलेस इंसेक्ट कोलम्बोला की जैसे मैं चर्चा करूं, तो कोलम्बोला के अंदर मेलपीजियन नलिकाएं हैं, ये लगभग एब्सेंट है, 0। अब इनमें मेलपीजियन नलिकाएं नहीं होगी तो इनमें उत्सर्जन के लिए फिर बाकी की जो रचनाएं हैं, फैट बॉडी है वो पार्टिसिपेट करती है, आर्नाल पार्टिसिपेट करती है, नेफ्रोसाइट कोशिकाएं पार्टिसिपेट करती है। तो कोलम्बोला के इंसेक्ट्स में मेलपीजियन नलिकाएं नहीं पाई जाती है। इसी तरह हनीबी के जो लार्वा होते हैं या हाइमेनोप्टेरा के जो लार्वी हैं, इनके अंदर मेलपीजियन ट्यूबुल की संख्या 2 होती है। डिप्टेरा के जो इंसेक्ट हैं, इनमें मेलपीजियन नलिकाओं की संख्या 4 होती है। कोलियोप्टेरा के सदस्यों में मेलपीजियन नलिकाओं की संख्या 6 होती है। एफीमेरोप्टेरा में मेलपीजियन नलिकाओं की संख्या 8 से लेके 100 तक हो सकती है, 8 to 100। इसके अलावा ऑडोनेटा में है, जिसके अंदर ड्रैगन फ्लाई है, डैमसन फ्लाई है, ऑडोनेटा में मेलपीजियन ट्यूबुल की संख्या 50 से लेके 100 तक हो सकती है। और ऑर्थोप्टेरा के जो इंसेक्ट है, जिसके अंदर ग्रासहॉपर है, लॉकस्ट है, क्रिकेट है, ग्राइलस है, ऑर्थोप्टेरा के सदस्यों में मेलपीजियन नलिकाओं की संख्या 200 से लेके 300 तक हो सकती है। अब इस डाटा से आप देख रहे हो कि अलग अलग इंसेक्ट्स में मेलपीजियन नलिकाओं की संख्या अलग अलग है, और ये डेफिनेटली डिपेंड करता है कि उनकी फिजियोलॉजी कैसी है, उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उनका हैबिटेट कैसा है, उनकी फीडिंग चॉइस कैसी है। उनके अकॉर्डिंग
बॉडी पे लोड ज़्यादा पड़ता है, वर्कलोड ज़्यादा पड़ता है, और ज़्यादा कार्य को संपादित करने के लिए इनकी संख्या में फिर वेरिएशंस मिलेगी। तो कोलम्बोला के अंदर 0 है, हाइमेनोप्टेरा के लार्वा में 2 है, डिप्टेरा के अंदर 4 हैं, कोलियोप्टेरा में 6 हैं, एफिमेरोप्टेरा में 8 से 100 मिलेगी, ऑर्डोनेटा के सदस्यों में 50 से लेकर 100 तक मिलेगी, और ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा के इंसेक्ट में 200 से लेकर 300 तक मेल पिजन नलिकाएँ पाई जाती है। अब इनकी संख्या विषम संख्या कभी भी नहीं होगी, ये इंसेक्ट में एक विशेष बात है, यानी 1, 3, 5, 7, 9 ये नलिकाएँ या तो एब्सेंट होगी या मिलेगी तो सम संख्या में मिलेगी, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो मेल पिजन नलिकाओं की संख्या के बारे में ये जैसे बात हो गई। अब क्वेश्चन है कि इसकी ऑरिजिन कहाँ से होती है। तो बेसिक जो इनकी ऑरिजिन है वो मिडगट और हाइंड गट के जॉइंट पे होती है। ये जो सिंपल मैंने डायग्राम दिखाया, दिस इज मिडगट, दिस इज हाइंड गट। तो मिडगट और हाइंड गट का जॉइंट जो होता है वहाँ से इन मेल पिजन नलिकाओं की उत्पत्ति होती है, और ये मेल पिजन नलिकाएँ अंधनाल के रूप में होती है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ ब्लाइंड कैनाल। इनका जो टर्मिनल पार्ट है वो तो ब्लाइंड होता है, अंधा होता है, और इनका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ये इस मिडगट और हाइंड गट के जॉइंट पर आहार नाल के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन कुछ वेरिएशंस फिर भी मिलेगी। कुछ इंसेक्ट में मेल पिजन ट्यूबुल की उत्पत्ति मिडगट से होती है, कुछ के अंदर प्योरली हाइंड गट से होती है, कुछ इंसेक्ट में मिडगट और हाइंड गट के जॉइंट में होती है, कुछ इंसेक्ट में ये सुपीरियर पोजीशन में है, कुछ में ये इंफीरियर पोजीशन में है, कुछ में ये लेटरल पोजीशन में है। कुछ इंसेक्ट में, एक इंसेक्ट में तीनों वैरायटी मिलेगी। एक इंसेक्ट में सुपीरियर मेल पिजन ट्यूबुल भी है, उसके अंदर लेटरल मेल पिजन ट्यूबुल भी है, और उसके अंदर वेंट्रल मेल पिजन ट्यूबुल्स भी है। तो इन मेल पिजन ट्यूबुल की जो ऑरिजिन पॉइंट है इसमें सैकड़ों तरह के वेरिएशंस हैं, सैकड़ों तरह के एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपसे यहाँ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत डाइवर्स टाइप का वेरिएशंस है। लेकिन बेसिक आइडिया क्या है कि फॉर मिडगट और हाइंड गट के जॉइंट से इन मेल पिजन नलिकाओं की उत्पत्ति होगी। अब मेल पिजन नलिकाओं की ऑरिजिन कैसी है, क्या इसका टर्मिनल पार्ट फ्री है या रेक्टम के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी बेसिस पे ये जो मेल पिजन ट्यूबुल सिस्टम है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो सिंपल मेल पिजन ट्यूबुल सिस्टम या सिंपल एमटीएस, एक होता है क्रिप्टोनेफ्रिडियल मेल पिजन ट्यूबुल सिस्टम। सिंपल ट्यूबुल सिस्टम में तो क्या होगा, मेल पिजन नलिका है ये स्वतंत्र रूप से हीमोलिम्फ के अंदर लहराती रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हो मिडगट, हाइंड गट, और ये मेल पिजन ट्यूबुल फ्री है, मेल पिजन नलिका फ्री है और हीमोलिम्फ के अंदर ये स्वतंत्र रूप से लहराती रहती है। जबकि दूसरा जो क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम जो होता है इसमें आप देख रहे हो इस मेल पिजन नलिकाओं का ये जो दूरस्थ सिरा है, ये तो जैसे प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया इसका, ये डिस्टल पार्ट हो गया, तो इनका जो डिस्टल पार्ट होता है ये रेक्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर मेल पिजन ट्यूबुल की उत्पत्ति भी आहार नाल से हो रही है और इसकी एंडिंग भी आहार नाल में हो रही है। तो जब मेल पिजन नलिकाओं का दूरस्थ भाग या टर्मिनल पार्ट रेक्टम के साथ कनेक्टेड हो तो उस तरह का सिस्टम कहलाएगा क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम। और इस तरह का सिस्टम वाटर के कंजर्वेशंस के लिए होता है, क्योंकि ये जैसे कोलियोप्टेरा है, लेपिडोप्टेरा है, ये डिजर्ट के इंसेक्ट है और डिजर्ट में पानी के एनवायरनमेंट में वैसे ही कमी रहती है। तो पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी की रिसाइकलिंग करने के लिए, पानी के वेस्टेज को रोकने के लिए ये क्या करते हैं कि उत्सर्ज्य उत्पाद में भी जो पानी है उनका यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पर मेल पिजन ट्यूबुल का जो टर्मिनल पार्ट होगा वो मलाशय के द्वारा क्या होता है, जुड़ा रहता है, और यहाँ पर एक तरह से काउंटर करंट सिस्टम डेवलप हो जाता है। एक तरह से वाटर के एब्जॉर्प्शन हेतु ये सिस्टम जो है इसमें डेवलप हो जाता है। तो मेल पिजन ट्यूबुल सिस्टम जो है ये 2 प्रकार का हो गया है। एक तो सिंपल टाइप का जिसके अंदर मेल पिजन ट्यूबुल स्वतंत्र रहेगी, और दूसरा क्रिप्टोनेफ्रिडियल टाइप का जिसके अंदर मेल पिजन नलिकाएँ रेक्टम के डिस्टल पार्ट के साथ अटैच रहती है। अब सिंपल टाइप का जो मेल पिजन ट्यूबुल सिस्टम है ये भी 2 टाइप का है, एक तो टाइप ए, एक टाइप बी।
टाइप ए में क्या होगा, पूरी मेलपीजियन ट्यूबुल ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर कोई डेंस जोन, लाइट जोन या ग्रेनुलर जोन, फ्लूइड जोन नहीं है। पूरी मेलपीजियन ट्यूबुल है और ट्रांसपेरेंट है। और पूरी मेलपीजियन ट्यूबुल की यदि आप हिस्टोलॉजी भी करो तो हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस में भी सेल की एक ही जैसे वैरायटी मिलेगी। जैसे इस सिस्टम में आपने मान लीजिए यहाँ से मेलपीजियन ट्यूबुल का स्लाइड बनाई, यहाँ से आपने मेलपीजियन ट्यूबुल की स्लाइड बनाई, तो दोनों ही पार्ट में माइक्रोस्कोप में यदि आप देखते हो तो सेल की शेप और साइज, स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन, न्यूक्लियस की लोकेशन, विलाई की लोकेशन लगभग सेम है। तो यहाँ पर कोई किसी भी तरह का मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन नहीं है, किसी भी तरह का हिस्टोलॉजिकल डिफरेंशिएशन नहीं है, किसी भी तरह का फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन नहीं है। तो मेलपीजियन ट्यूबुल जब यूनिफॉर्म हो, किसी तरह का डिमार्केशन नहीं हो, किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं हो, इट मीन्स ये किस टाइप की मानी जाएगी, टाइप ए। तो सिंपल मेलपीजियन ट्यूबुल सिस्टम में टाइप ए, और इस तरह का जो मेलपीजियन ट्यूबुल सिस्टम होता है ये ऑर्थोप्टेरा के सदस्यों में पाया जाता है। सिंपल में टाइप बी जो है, टाइप बी में क्या होगा, इस मेलपीजियन ट्यूबुल का जो समीपस्थ भाग है ये थोड़ा ऑपेक होता है, अपारदर्शी होता है, क्योंकि इस पार्ट में छोटी छोटी ग्रैन्यूल्स भरी रहती है, जबकि इसका जो डिस्टल पार्ट है ये पारदर्शी होता है, इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस डायग्राम में ये आधा पार्ट मैंने सॉलिड दिखाया रेड कलर से, तो ये जो पार्ट है इसका है, दिस इज ग्रैन्युलर जोन, क्योंकि इसमें छोटी छोटी कणिकाएँ जो है वो भरी हुई है, और इसका प्रॉक्सिमल पार्ट जो है ये कहलाता है ग्रैन्युलर जोन। और इसका जो टर्मिनल पार्ट है ये पारदर्शी होता है, इसके अंदर तरल भरा रहता है, और इसको बोलते हैं फ्लूइड जोन यानी तरल पदार्थ। तो यहाँ पर मेलपीजियन ट्यूबुल के अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है, हिस्टोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है, और इनकी आप स्लाइड भी यदि काटो, मान लीजिए ग्रैन्युलर जोन की स्लाइड बनाओ और फ्लूइड जोन की आप स्लाइड बनाओ, तो दोनों स्लाइड में कोशिकाओं की आकार और आकृति में फ़र्क मिलेगा। एक में माइक्रोलाई कम मिलेगी, एक में माइक्रोलाई बहुत ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पर ये जो दोनों पार्ट है, विशेषकर ये जो ग्रैन्युलर जोन है ये अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन, जबकि ये जो ट्रांसपेरेंट जोन होता है ये सिक्रीशन के लिए उत्तरदायी होता है, इट इज़ मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन। तो टाइप सिंपल मेलपीजियन ट्यूबुल सिस्टम में टाइप बी जो होती है ये हेमिप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है। तो सिंपल मेलपीजियन ट्यूबुल सिस्टम दो टाइप का हो गया, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट के अंदर मेलपीजियन ट्यूबुल में किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन टाइप बी की मेलपीजियन ट्यूबुल में डिफरेंशिएशन है। इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है वो ग्रेनुलर जोन कहलाएगा, और टर्मिनल पार्ट जो होता है वो फ्लूइड जोन कहलाता है। अब इसकी जो सेकंड टाइप है क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम, क्रिप्टो वाला हिडन। इस सिस्टम में क्या होगा, मेलपीजियन नलिका का जो डिस्टल पार्ट है वो रेक्टम के साथ कनेक्टेड है। पहले वाले केस में तो आप देख रहे हो मेलपीजियन ट्यूबुल फ्री है, ये हिमोलियम के अंदर लहराती रहती है, फ्री है, लेकिन यहाँ पर मेलपीजियन ट्यूबुल का टर्मिनल जो पार्ट होता है वो मलाशय के साथ, रेक्टम के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। और इस तरह का जो सिस्टम होता है ये क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम कहलाता है। और ये सिस्टम वाटर के कंजर्वेशंस के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि ऐसे इंसेक्ट में वाटर लॉस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एनवायरनमेंट है वो पूरा टेरेस्ट्रियल है, डिजर्ट टाइप का है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बॉडी के एनवायरनमेंट में तापमान में काफ़ी डिफरेंस मिलता है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है, इसलिए पानी को संरक्षित करने के लिए इन इंसेक्ट में ये सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है। अब क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम भी दो टाइप का होगा, एक तो टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए के अंदर वही सिचुएशन है पहले जैसी, यहाँ पर भी मेलपीजियन ट्यूबुल में कोई मॉर्फोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन नहीं है। पूरी जो मेलपीजियन नलिका है वो एक समान है, किसी भी तरह का यहाँ पर डिमार्केशन नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है, हिस्टोलॉजिकल डिफरेंशिएशन नहीं है, आकारीय की डिफरेंसेस नहीं है। और इस तरह का जो सिस्टम होता है ये कोलियोप्टेरा के सदस्यों में है, जिसमें बीटल्स आती है, डंग बीटल्स हैं। टाइप बी जो सिस्टम होता है क्रिप्टोनेफ्रिडियल का,
इसमें क्या होगा, इस मेलपिजियन ट्यूबुल का प्रॉक्सिमल जो पार्ट है ये तो अपारदर्शी है, इसके अंदर छोटी छोटी कणिकाएं भरी रहती है, इसलिए इसको ग्रेनुलर जोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका डिस्टल पार्ट जो होता है ये पारदर्शी होता है, इसके अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है और ये सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस मेलपिजियन ट्यूबुल का ये ऑरिजिन पॉइंट ये तो पुनर्अवशोषण के लिए उत्तरदायी है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन, और ये जो पार्ट होता है ये सिक्रीशन के लिए उत्तरदायी है। लेकिन यहाँ पर टर्मिनल पार्ट जो होगा ये मलाशय के साथ जुड़ा हुआ है, रेक्टम के साथ जुड़ा हुआ है। और इस तरह के सिस्टम में पानी की रिसाइकलिंग होती है, पानी का रीयूज होता रहता है, वाटर लॉस बहुत कम होता है, और सेम पानी है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। जहाँ डिमांड होती है इसका डिमांड हो जाएगा, जहाँ कंजर्वेशन करनी है वहाँ कंजर्वेशन हो जाएगा, सिक्रीशन करना है वहाँ सिक्रीशन हो जाएगा, पुनर्अवशोषण करना है वहाँ पुनर्अवशोषण हो जाएगा। तो इन इंसेक्ट में पानी के संरक्षण हेतु, पानी के लॉस को रोकने हेतु, आयनिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए, बॉडी की होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए, ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोसेस को बनाए रखने के लिए, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए उसके अंदर ये सिस्टम है डेवलप हो जाता है। और इस तरह का जो सेकंड टाइप का जो सिस्टम है ये लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाता है। और इंसेक्ट में यहाँ से यदि हिस्टोलॉजिकल सेक्शन काटें, यहाँ से हिस्टोलॉजिकल सेक्शन काटें तो उनके अंदर ड्रास्टिक डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिलता है। तो ये मेलपिजियन ट्यूबुल सिस्टम का बेसिक क्लासिफिकेशन, सिंपल मेलपिजियन ट्यूबुल सिस्टम और क्रिप्टोनेफ्रिडियल मेलपिजियन ट्यूबुल सिस्टम। सिंपल है ये भी दो टाइप का हो जाएगा, टाइप फर्स्ट टाइप बी। टाइप फर्स्ट जो होता है ऑर्थोप्टेरा में मिलता है, टाइप बी हेमिप्टेरा में मिलता है। क्रिप्टोनेफ्रिडियल में भी दो टाइप हैं, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए जो है कॉलियोप्टेरा में मिलता है, टाइप बी जो होता है ये लेपिडोप्टेरा मिलता है। अब इस मेलपिजियन ट्यूबुल का ये क्रॉस सेक्शन दिखाया है, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये मेलपिजियन ट्यूबुल का अनप्रस्थ काट का जैसे डायग्राम है। अब इस ट्यूबुल में सबसे बाहर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इट इज सराउंडेड बाई ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे फिर ये एपिथेलियल सेल्स होती है मेलपिजियन ट्यूबुल्स की। ये मेलपिजियन ट्यूबुल्स की सेल दिखाई है, ये मेलपिजियन ट्यूबुल की ल्यूमेन है, गुहा है, और इन कोशिकाओं में भीतर की तरफ ये विलाई पाई जाती है सैकड़ों की संख्या में। इसका ये एनलार्ज पोर्शन है एक कोशिका का, दिस इज एनलार्ज पोर्शन ऑफ दिस सेल। अब इस सेल के तीन जोन है वो इसके अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं। एक तो सेल का आउटर पार्ट जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे है, इसको तो बोलते हैं बेसल जोन। आउटर पार्ट ऑफ मेलपिजियन ट्यूबुल सेल विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज बेसल जोन। और बेसल जोन में क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर इन्वेजिनेशन होता है जगह जगह। इन्वेजिनेशन होने के कारण इसमें क्या होगा, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे कोष्ठक बन जाते हैं, छोटे छोटे चेंबर बन जाते हैं, और इन चेंबर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसका बीच का जो पार्ट है ये कहलाता है इंटरमीडिएट जोन, और इंटरमीडिएट जोन के अंदर इसका जो केंद्रक होता है वो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और इसका नीचे वाला भाग जो लुमेन की तरफ है इसको बोलते हैं एपिकल जोन। और एपिकल जोन में ये सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म माइक्रोलाई पाई जाती है जो एक तरह से ब्रूस बॉर्डर का कार्य करती है। तो यहाँ पर जो मेलपिजियन ट्यूबुल की सेल्स हैं उसके अंदर तीन क्लियर कट जोन हो गए, बेसल जोन जिसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर हैं इन्वेजिनेशंस के द्वारा, और प्रत्येक चैम्बर में एक एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। बीच का इंटरमीडिएट जोन, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे हैं जिसमें न्यूक्लियस हैं, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं। और इसका नीचे वाला जो पार्ट है ल्यूमेन साइड का, इसको एपिकल जोन बोलते हैं, और इसके अंदर विलाई के प्रेजेंस के कारण एक तरह से ब्रूस बॉर्डर जो होता है वो डेवलप हो जाता है। अब अलग अलग जोन की सेल की यदि अपन स्टडी करें हैं, सपोज मान लीजिए इस ग्रेनुलर जोन से जैसे सेल सेक्शन काटा, बीच में से सेक्शन काटा, नीचे से सेक्शन काटा। अब इन तीनों सेक्शन की स्लाइड में अपन देखते हैं कि ऊपर वाला जो ग्रेनुलर जोन है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एकदम ऊपर ही ऊपर है। बीच में से यदि स्लाइड बनाएंगे वहाँ पर आप देखोगे
माइटोकॉन्ड्रिया इंटरमीडिएट जोन में है। और फिर ये फ्लूइड जो पार्ट है, इसमें सेक्शन आप देखोगे तो आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया इस एपिकल जोन में आ गए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया पहले ऊपर थे, फिर इंटरमीडिएट जोन में आए, फिर एपिकल जोन में आए। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूवमेंट होती है। तो जो जो एक्टिविटी होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जहाँ जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया माइग्रेट करके वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये तीनों सेक्शन से, तीनों तरह की स्लाइड को आप कंपेरेटिव स्टडी यदि करोगे तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मूवमेंट आपको एकदम क्लियर कट दिखाई देगी। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है मेलपिजियन ट्यूबुल सिस्टम का और इसकी सेल की स्ट्रक्चर्स का। अब इसमें कुछ अडेप्टेशंस भी पाई जाएगी। अलग अलग इंसेक्ट की मेलपिजियन ट्यूबुल्स में अलग अलग अडेप्टेशंस पाई जाती है। कई बार क्या होता है, मेलपिजियन ट्यूबुल के बाहर मांसपेशियों का एक सर्कुलर बैंड सा जैसे बन जाता है। तो इसमें 2-3 तरह की मॉडिफिकेशन है, वो भी इंसेक्ट में देखने को मिलती है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और इसके बाद इसकी बेसिक फिजियोलॉजी, इंसेक्ट में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है, उनकी फॉर्मेशंस कैसे होती है, उनका अवशोषण कैसे होता है, उनका एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो वो एक फ्लो चार्ट के द्वारा, फ्लो डायग्राम के द्वारा मैं एक्सप्लेन करूँगा। और लेकिन ये एक कॉन्क्रीट नट सेल में मेलपिजियन ट्यूबुल सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट। हाँ, अब मेलपिजियन ट्यूबुल सिस्टम के बाद में इसमें कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशंस भी पाए जाते हैं, उस पर मैं चर्चा करूँगा। और मॉडिफिकेशन के बाद में इसी की जो बेसिक फिजियोलॉजी है, यानी इसमें जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी विधियों से इसका एब्जॉर्प्शंस होता है, मेलपिजियन ट्यूबुल में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, और हाइंडगट के द्वारा इसका फिर बॉडी के बाहर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन पे मैं चर्चा करूँगा। लेकिन फिजियोलॉजी से पहले इसमें जो मॉडिफिकेशंस पाई जाती है मेलपिजियन नलिकाओं में, ये मॉडिफिकेशंस 3 रूपों में देखने को मिलती है। एक तो मस्कुलर मॉडिफिकेशंस, मस्कुलर मॉडिफिकेशंस, और दूसरा मॉडिफिकेशंस मिलता है माइक्रोलाई के अंदर, और तीसरा मॉडिफिकेशंस मिलता है पेरिनेफ्रिक मेम्ब्रेन के रूप में। पेरिनेफ्रिक मेम्ब्रेन, हाँ। अब पहला जो मॉडिफिकेशंस है मसल्स के रूप में, हाँ, इसमें क्या होगा, कुछ इंसेक्ट में मेलपिजियन ट्यूबुल के बाहर मांसपेशियों का एक पतला बैंड पाया जाता है। इन सर्टेन इंसेक्ट्स देयर इज ए थिन बैंड ऑफ मसल्स अराउंड द मेलपिजियन ट्यूबुल, यानी मेलपिजियन ट्यूबुल के बाहर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर मसल्स का एक हल्का बैंड जो है वो पाया जाता है। कुछ इंसेक्ट में, जैसे रॉडनियस इंसेक्ट है, अब रॉडनियस इंसेक्ट की जो मेलपिजियन नलिकाएं होती है, उसमें क्या होता है कि इंटायर लेंथ के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं, सर्कुलर मसल्स भी हैं, और ये दोनों मांसपेशियाँ एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होती है। जब सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होगा, मेलपिजियन नलिकाएं लंबी हो जाती है, उनका डायमीटर कम हो जाता है। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मेलपिजियन ट्यूबुल का डायमीटर बढ़ जाएगा, लंबाई छोटी हो जाएगी। तो कुछ इंसेक्ट में मसल का बैंड नहीं होकर सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की 2 क्लियर कट लेयर्स पाई जाती है। कुछ इंसेक्ट में पूरी मेलपिजियन ट्यूबुल के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, एक सीथ है, जैसे पाइप के अंदर पाइप जैसे घुसा हुआ, जैसे अर्थवर्म की जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, और अर्थवर्म में खुद भी वो सिलिंड्रिकल है, उसके आहारनाल है वो भी सिलिंड्रिकल है। तो पाइप के अंदर कोई छोटा पाइप जैसे घुसा हुआ, उस तरह की स्ट्रक्चर्स मिलती है। तो पूरी मेलपिजियन ट्यूबुल के बाहर मांसपेशियों का एक खोखला सीथ, एक तरह का आवरण है, वो देखने को मिलता है। तो 3 तरह का मॉडिफिकेशंस मसल्स के रूप में देखने को मिलेगा। सेकंड मॉडिफिकेशन जो है माइक्रोलाई के रूप में, माइक्रोलाई में क्या होगा कि
मेल्पिजियन ट्यूबुल का जो प्रॉक्सिमल पार्ट जो है उसके अंदर कई बार हॉनीकॉम्ब लेटाइस नामक रचना पाई जाती है। जैसे हिमालय मेल्पिजियन ट्यूबुल है, ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट, ये इसका डिस्टल पार्ट। तो यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इसके अंदर हॉनीकॉम्ब लेटाइस, इसके अंदर हॉनीकॉम्ब लेटाइस जैसी स्ट्रक्चर होती है वो पाई जाती है। और डिस्टल पार्ट जो होता है इसके अंदर फिर माइकोलाई का एक तरह का ब्रूस बॉर्डर्स पाई जाता है। तो कुछ इंसेक्ट में माइकोलाई में इस तरह का डिमार्केशन, डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। और तीसरी जो स्ट्रक्चर है पेरिनेफ्रिक मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट में मेल्पिजियन ट्यूबुल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी और मेल्पिजियन ट्यूबुल के भीतर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ये मेम्ब्रेन पेरिनेफ्रिक मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। तो ये 3 स्लाइट मॉडिफिकेशंस इंसेक्ट की मेल्पिजियन ट्यूबुल्स में देखने को मिलेंगे। अब इसकी बेसिक आर्किटेक्चर के बाद में अब इसका जो फिजियोलॉजी वाला जो पार्ट है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और अभी जैसे मैंने बताया एक्सक्रीशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, यानी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का शरीर के बाहर निष्कासन एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट्स का शरीर से निष्कासन एक्सक्रीशन कहलाता है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया भी हो सकती है जलीय कीटों में, यूरिया भी हो सकती है, यूरिक एसिड्स भी हो सकती है। अब इन इंसेक्ट में अब चूंकि मेल्पिजियन ट्यूबुल है वो पूरे हीमोलिम्फ के अंदर फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली वो लहराती रहती है। और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो इंसेक्ट के ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हीमोलिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ क्या होगा, अब ये जैसे मिडगट, ये हाइंड गट, मिडगट और हाइंड गट के जॉइंट पे ये मेल्पिजियन ट्यूबुल है। अब इस मेल्पिजियन ट्यूबुल के बाहर ये हीमोलिम्फ प्रेजेंट है और इस हीमोलिम्फ के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इस हीमोलिम्फ में क्या होगा, हीमोलिम्फ के अंदर पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये मेल्पिजियन ट्यूबुल से ही डिफ्यूज होकर ब्लड के अंदर जाता है। अब ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट पानी के साथ और यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे, यानी KSCO3 प्लस यूरिक एसिड प्लस वाटर या NaSCO3 प्लस यूरिक एसिड प्लस वाटर इक्वल टू, अब इस रिएक्शंस के कारण क्या होगा, जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट थे ये पोटेशियम यूरेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट थे ये सोडियम यूरेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और पानी का मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब ये जो मेल्पिजियन ट्यूबुल का ये जो डिस्टल पार्ट है ये पोटेशियम यूरेट के लिए परमिएबल है, लेकिन पोटेशियम बाइकार्बोनेट के लिए परमिएबल नहीं है। इसी तरह इसका ये जो प्रॉक्सिमल जो पार्ट है ये बाइकार्बोनेट के लिए तो पारगम्य है, लेकिन सोडियम यूरेट, पोटेशियम यूरेट के लिए पारगम्य नहीं है। अब हीमोलिम्फ में जो पोटेशियम यूरेट बन गया, सोडियम यूरेट बन गया, ये डिफ्यूजन के द्वारा इस मेल्पिजियन ट्यूबुल के डिस्टल पार्ट में एंटर करता है। अब ये पोटेशियम यूरेट, सोडियम यूरेट ये पानी के साथ रिएक्शंस करेंगे और इसके अंदर ये वापस सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर रिमूव हो जाता है, यूरिक एसिड यहाँ पर जो होता है अब ये आहार नाल के अंदर आ गया है। तो पहले जो यूरिक एसिड ब्लड के अंदर था, हीमोलिम्फ में था, वो यूरिक एसिड अब हाइंड गट में आ गया है और ये यूरिक एसिड फिर बॉडी के बाहर विष्ठा के रूप में, यूरिन के रूप में, फीकल मैटर के रूप में इंसेक्ट से क्या होता है, स्रावित हो जाता है। तो ये एक बेसिक केमिकल रिएक्शंस हैं जो इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में मेल्पिजियन ट्यूबुल के अंदर संपादित होती है। अब ये इसका डिटेल ट्रांसपोर्टेशन का जैसे डायग्राम मैंने सजेस्ट किया है, ये मिडगट है, ये हाइंड गट है, लास्ट में ये रेक्टम है। मिडगट और हाइंड गट के जॉइंट पे ये मेल्पिजियन ट्यूबुल्स हैं, ये सुपीरियर मेल्पिजियन ट्यूबुल्स हैं, ये इधर इंफीरियर मेल्पिजियन ट्यूबुल्स हैं। ये मेल्पिजियन ट्यूबुल्स का प्रॉक्सिमल पार्ट, ये इसका हो गया डिस्टल पार्ट। अब अलग अलग पार्ट में कौन कौन से आयनों का, अणुओं का अब्जॉर्प्शन होता है, कौन सी विधि के द्वारा होता है, वो इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर जैसे
ये जो पार्ट है इसके अंदर सोडियम यूरेट, पोटेशियम यूरेट का अवशोषण होगा। इस पार्ट में शुगर, एमिनो एसिड, यूरिया का अवशोषण होगा। इस पार्ट में सोडियम, पोटेशियम आयन और अन्य आयनों का अवशोषण होगा। और जो इसका टर्मिनल पार्ट है इसमें पानी का अवशोषण होगा। और इस एंटायर मेलपिजियन ट्यूबुल में पीएच की जो वैल्यू होती है वो 6.8 से लेके 7.5 तक होती है। अब ये प्रोडक्ट जब हाइंड गट में आ जाएंगे, हाइंड गट से ये फिर पीछे की तरफ ये प्रोसीड्स करते हैं और रेक्टम में भी एब्जॉर्प्शन होता है। कई बार तो क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम होता है तो अवशोषण हो जाता है। क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम यदि नहीं भी हो तो भी रेक्टम के अंदर कुछ आयनों और अणुओं का अवशोषण देखने को मिलता है। तो रेक्टम के अंदर आप देख लो पानी का अवशोषण यहाँ होता है, सोडियम का अवशोषण यहाँ पर होता है, पोटेशियम का अवशोषण यहाँ पर होता है, एमिनो एसिड का अवशोषण यहाँ पर होता है, शुगर का अवशोषण यहाँ पर होता है और यूरिक एसिड और अन्य जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिर एनएस के द्वारा बॉडी के बाहर क्या है निष्कासित हो जाता है। अब ये अलग अलग इंडिकेशन जैसे दिखाएं, ये डॉटेड लाइन जो है ये अननोन है, यानी मालूम नहीं है कि कौन सी विधि से अवशोषण हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये यूरेट जैसे दिखाया है, तो यूरेट के जो क्रिस्टल है अननोन मैकेनिज्म के द्वारा अब्जॉर्ब होते हैं। इसी तरह जो वाइट जो एरो दिखाया है मैंने, ये पैसिव ट्रांस को इंडिकेट कर रहा है, यानी निष्क्रिय परिवहन। अब यहाँ पर शुगर का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, एमिनो अम्लों का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, यूरिया का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। इसका मतलब इन पदार्थों की सांद्रता हीमोलिम्फ में ज़्यादा है, मेलपिजियन ट्यूबुल में कम है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप जानते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ स्वयं की काइनेटिक एनर्जी के द्वारा बिना किसी कैरियर मॉलिक्यूल्स के द्वारा है वो ट्रांसपोर्ट होता है। हालांकि कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है जिनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन टाइप का और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टाइप का। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा शुगर का होता है, एमिनो अम्लों का होता है, यूरिया का होता है। अब यहाँ पर रेड कलर में जो इंडिकेट किया है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को दिखा रहा है। तो यहाँ पर सोडियम आयनों, पोटेशियम आयनों का अवशोषण हीमोलिम्फ से मेलपिजियन ट्यूबुल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के द्वारा होता है और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो वेवी जो लाइन दिखाई है ये बल्क फ्लो है। बल्क यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी का फ्लो है, जैसे पानी की जैसे कोई धारा बह रही है, लहरें चल रही है, उस तरह का ये ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये जो प्रोसेस है ये अब ये जितने भी मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, सारा इस मिड गट और हाइंड गट के जॉइंट से ये इसके अंदर ये एंटर करेंगे, इसके अंदर ये एंटर करेंगे और उसके बाद में ये हाइंड गट से होते हुए पीछे की तरफ प्रोसीड होंगे और फिर रेक्टम के द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक इसकी फिजियोलॉजिकल डायग्राम है इसका। तो ये इंसेक्ट का एक मेलपिजियन ट्यूबुल सिस्टम। तो इंसेक्ट में जो मुख्य उत्सर्जी रचनाएं हैं वो मेलपिजियन नलिकाएं होती है। इसके अलावा सहायक रचनाओं में जैसे फैट बॉडीज़ का मैंने जिक्र किया, तो इंसेक्ट में क्या होता है, स्किन के जस्ट नीचे फैट बॉडीज होती है और उन फैट बॉडीज़ में भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इकट्ठा होता रहता है। इसी तरह स्किन जो होती है, स्किन के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता है। पुरानी क्यूटिकल जब हटती है उसके साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट भी शरीर के बाहर निष्कासित हो जाते हैं। आहार नल के द्वारा भी वेस्ट प्रोडक्ट का निष्कासन होता है। रेस्पिरेशन में CO2 निकल रही है, हालांकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन इसको भी कार्बोनेशियस एक्सक्रीशन के रूप में माना जाता है। नाइट्रोजन निकलती है तो उसको नाइट्रोजिनस एक्सक्रीशन के रूप में, CO2 निकलती है तो ये कार्बोनेशियस एक्सक्रीशन के रूप में। लेकिन मुख्य जो उत्सर्जी रचनाएं हैं इंसेक्ट में वो मेलपिजियन नलिकाएं होती है और इनका बहुत बड़ा रोल है एक छोटे से इंसेक्ट में कितना एफिशिएंट सिस्टम है इसके अंदर बना हुआ है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जो इंसेक्ट समुद्र के पानी में रहते हैं, साल्ट वाटर में, उनके अंदर आयन बैलेंस, वाटर बैलेंस की अलग तरह की प्रॉब्लम है। इसी तरह जो इंसेक्ट बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट के रूप में है, उनमें एक्सक्रीशन कैसे होगा, उनकी अलग प्रॉब्लम है। तो इन पे शॉर्ट नोट्स के रूप में कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि मैरीन इंसेक्ट में वाटर और साल्ट का बैलेंस कैसे होता है,
एंडोपैरासाइटिक इंसेक्ट में साल्ट और वाटर का बैलेंस कैसे होता है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो शॉर्ट नोट्स के रूप में हैं और इनको मैं अगले व्याख्यान में आपसे मैं शेयर करूँगा। और इसी के साथ ये नट सेल में आज का अपना व्याख्यान एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट। और मैं आशा करता हूँ कि व्याख्यान आपको समझ में आ रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन व्याख्यान को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और पॉपुलराइज इनको करें। और एक बार इसी के साथ आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।